में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार हामिद मीर ने। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब कई सारी खबरें हैं इंटरनेशनल सतह पर भी मकामी सतह पर भी, बारी बारी आपसे बात करेंगे इन पर। सबसे पहले बात करते हैं कल एससीओ इजलास की, जहां पे जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एलामिये पे दस्तखत करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस एलामिये में, एससीओ का जो एलामिया था उसमें जाफर एक्सप्रेस का जो हमला था बलूचिस्तान में उसका तो जिक्र था, पहलगाम वाकये का जिक्र नहीं था। बाकी 9 ममालिक ने दस्तखत किए इस पे। आपको क्या वजह नजर आ रही है इसकी कि जो हिंदुस्तान का मौकिफ है भारत का, खासतौर पर सीज फायर के बाद से जो पाकिस्तान की जंग के बाद हुआ, उसमें जो भारत का मौकिफ है उसको नहीं सुना जा रहा, पाकिस्तान के मौकिफ को जो है हर जगह सुना जा रहा है। शहजाद इकबाल साहब, ये जो एससीओ का इजलास था, इस इजलास में 2 मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं। एक मीटिंग में तो डिफेंस मिनिस्टर्स थे और उससे पहले एक मीटिंग थी उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे। दोनों जो मीटिंग्स थी उसमें जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, अगर आप उनकी तकरीर और जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उनकी जो तकरीर है उसका अगर आप कंपैरिजन करेंगे उनके इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो पाकिस्तान के जो नुमाइंदे थे, यानी कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इन दोनों की जो तकारीर थी इसमें फैक्ट्स थे, फिगर्स थी। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान जो है उसके पास बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी हो रही है उसके पीछे जो लोग हैं उनके बारे में अनडिनाइबल एविडेंस है। फिर नंबर्स दिए गए थे कि किस इलाके में कितने ऑपरेशन हुए हैं, कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे, कितने टेररिस्ट जो हैं जब उनको पकड़ा या मारे गए तो उनके लिंक्स जो हैं वो किस किस मुल्क के साथ मिलते थे। तो जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उन दोनों की जो तकरीर थी, उन तकरीर में एविडेंस बेस्ड आर्गूमेंट्स दिए गए थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, जिनको कि आप या मैं भी काउंटर चेक कर सकते हैं। जबकि जो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे और जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोवल, उन्होंने एक अपना जो इंडिया का रवायती एक नैरेटिव है जिसमें वो झूठ बोलते हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं होती, सबूत नहीं होते, तो उन्होंने अजीत डोवल ने भी और राजनाथ सिंह ने भी अपनी अपनी तकरीर में पहलगाम वाक़े की बात की और कहा जी कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उसका मकसद जो था वो दहशतगर्दी का खात्मा था। लेकिन उन्होंने पहलगाम वाक़े के पीछे पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कोई सबूत पेश नहीं किया, जबकि पाकिस्तान जो है उसने जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या है उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट के वाज़े सबूत वहाँ पे पेश किए। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने बार बार वहाँ पे ये कहा जी कि हम आपको इस हवाले से एविडेंस भी दे सकते हैं, और एविडेंस उनकी तकरीर में भी मौजूद थी। ये थी वो बुनियादी वजह। अब जो अजीत डोवल ने जब तकरीर की तो उस तकरीर के बाद जो आसिम मलिक साहब की तकरीर थी उसमें उन्होंने उसको बिल्कुल नॉकआउट कर दिया। इसी तरह राजनाथ सिंह की जो तकरीर थी उसके बाद ख्वाजा आसिफ की तकरीर थी, ख्वाजा साहब ने उसको बिल्कुल मलिया मेट कर दिया। और उसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा जी कि मैंने अब ख्वाजा साहब की तकरीर का जवाब देना है, लेकिन उन्होंने कहा जी, वहाँ पे जो मेज़बान थे उन्होंने कहा जी यहाँ पे ऐसी कोई रवायत नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है या पाकिस्तान को जो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो टेररिज्म के खिलाफ जो एक लंबी एक जो स्ट्रगल की है और बहुत सेक्रीफाइसेस की हैं, तो अब आप खुद जानते हैं कि हम पाकिस्तान में रोज़ाना सुनते हैं जी कि हमारी फ़ौज का कोई मेजर, कोई कप्तान, सूबेदार, हवालदार, फौजी जवान जो है वो फलां जगह पे शहीद हो गया, फलां जगह पे शहीद हो गया। तो जाहिर बात है जब वो शहीद होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक कहानी होती है, कोई एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है, उसके हमारे पास सबूत होते हैं। फिर जब हम बंदे पकड़ते हैं, उन बंदों से इन्वेस्टिगेशन होती है, पता चलता है कि ये कहाँ से आया था, अगर अफगानिस्तान से आया था वहाँ इसका हैंडलर कौन था। अब जिस तरह के ये थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले कराची में और लाहौर में कुछ इंडियन एजेंट पकड़े गए हैं, तो उनके जो हैंडलर हैं वो इंडिया की फौज का कर्नल है और एक मेजर है, और आपके पास सबूत मौजूद हैं उनकी
जो कन्वर्सेशन है उनके साथ वो भी मौजूद है। तो ये सारे हमारे पास सबूत मौजूद है, इंडिया के पास सबूत मौजूद नहीं होता, तो लिहाजा वो झूठ बोलते हैं, इसलिए उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। और मीर साहब, इसी किस्म की नैरेटिव और फैक्ट्स के दरमियान एक जंग इसराइल और ईरान की जंग की बात भी चल रही है। अमेरिका में हम देख रहे हैं कि जो उनकी डिफेंस मिनिस्टर है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ की जो अफवाज के सरबराह जो है इंटेलिजेंस के, उन्होंने बात की और वो कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है जो जोहरी तनसीबात थी ईरान की। ईरान का मौक़िफ़ इसके बरक्स है, वो कहते हैं कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और हम पहले ही मुंतकिल कर चुके थे जो इनरिच्ड यूरेनियम है। लेकिन अब अहम बात यह है कि जो अमेरिका का मीडिया है वो भी सवाल उठा रहा है कि कितना नुकसान पहुंचाने में आप कामयाब हुए हैं ईरान को और आपके दावे कितने दुरुस्त हैं, जिसकी वजह से जो इंतजामिया है अमेरिका की वो अब मीडिया को वहां पे ब्लेम कर रही है। इस पूरे हालात में आपको लगता है कि जो इस वक्त मुज़ाकरात की बात हो रही है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात पर आ जाएगा, कोई मुस्तकिल अमन की आपको नजर आ रही है कि इस वक्त राह हमवार हो रही है मशरक़ वस्ता में? नहीं जी, बदकिस्मती से मुझे मशरक़ वस्ता में अमन की राह हमवार होने की कोई सूरत इसलिए नज़र नहीं आ रही कि जो मशरक़ वस्ता का जो अमन है ये उस वक्त तक हल नहीं हो सकता, ये उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक कि फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता। अब फ़लस्तीन का मसला हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास की, उससे पहले जनरल असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास की, और इजराइल जो है वो यूएन जनरल असम्बली की रेजोल्यूशन 181 के तहत मार्ज़ वजूद में आया, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इजराइल के साथ साथ एक फ़लस्तीनी रियासत भी कायम करें। लेकिन इजराइल जो है वो फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होने दे रहा, और अमेरिका भी इस जनरल असम्बली की रेजोल्यूशन जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी वायलेशन करता है। तो बदकिस्मती से अमेरिका और उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, और वो इजराइल के इत्तेहादी हैं। और ये जो जंग हुई है ईरान की और इसराइल की, इसमें खुलकर पता चल गया कि जब इजराइल को ईरान से बहुत मार पड़ी थी तो अमेरिका उसकी मदद को आया और फिर इजराइल को फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी फेस सेविंग के लिए एक सीज फायर करवाया गया। तो जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, अब ये कहते हैं जी कि गजा जो है, गजा का कंट्रोल हम मिस्र को और कुछ अरब ममालिक को दे देंगे तो मसला हल हो जाएगा, ये बिल्कुल एक नाकाबिल अमल किस्म का फार्मूला है। इस तरह के फार्मूले पहले भी आते रहे हैं, पिछले 50-60 साल में कई दफ़ा जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने कुछ अरब ममालिक के साथ मिलकर इस तरह के फार्मूले ईजाद किए। पहले इन्होंने PLO को गजा से निकाला और गजा का कंट्रोल जो है वो मिस्र के हवाले कर दिया, तो जब PLO वहां से निकल गई तो वहां हमास पैदा हो गई। अब कहते हैं जी हमास को निकालना है वहां से और उसका कंट्रोल जो है वो हम फिर मिस्र को दे देंगे। तो ये इस तरह जो है ना मसला हल नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि ये जो ईरान की जो इनरिच्ड यूरेनियम है तकरीबन 408 किलोग्राम के करीब है, इसके बारे में जो अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कुछ अमेरिकी अखबारात और TV चैनल्स ने जो स्टोरीज दी हैं तो उसको ट्रंप साहब चैलेंज कर रहे हैं। अब ट्रंप साहब जो हैं वो अगर समझते हैं कि ये अखबारात जो हैं इन्होंने गलत छापा है, CNN या न्यूयॉर्क टाइम्स जो हैं वो झूठ लिख रहे हैं, तो उनके पास बड़ा सिंपल सा एक इलाज है कि अमेरिका में तो रूल ऑफ लॉ है ना, वहाँ की अदालतें जो हैं वो तो किसी की गुलाम नहीं है। तो ट्रंप साहब जो है न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN के खिलाफ दावा कर दें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि उनको पता है कि इनके पास सबूत मौजूद होंगे।